Assalamu alaikum everyone. This is Sabanur. Aspirants, today we are going to understand sentence parts and sentence structure. Well, all of you are well aware of a word that is called grammar. What is grammar? What is basically English grammar? इंग्लिश या अंग्रेजी ग्रामर का मकसद क्या है? अंग्रेजी ग्रामर किस लिए इस्तेमाल की जाती है? अंग्रेजी ग्रामर का मकसद यह है कि आपको यह समझाया जाए कि किसी भी जुमले को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, किसी भी जुमले को कैसे बनाया जाता है, उस जुमले के अंदर कौन कौन से हिस्से आते हैं और उन हिस्सों का नाम क्या है। तो बेसिकली ग्रामर का जॉब ये है कि वर्ड्स को सेंटेंसेस में ऑर्गेनाइज किया जा सके, आपको जुमले जो है मानी वाले जुमले, आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस दिए जा सके। अच्छा, ग्रामर को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास दो तरह के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम ग्रामर को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले और एक बड़ा ही ट्रेडिशनल मेथड जो कि हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अंग्रेजी के पार्ट्स को समझते हैं, स्पीच के, गुफ्तगू के, सेंटेंसेस के पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, अंग्रेजी जुबान के पार्ट्स को समझते हैं, उसकी काइंड्स को समझते हैं, उसकी हालतों को समझते हैं, और हम ये देखते हैं कि उनका यूजेज कैसा है। मिसाल के तौर पर आप सब लोगों को ये तो पता होगा कि हमारे पास नाउन है, हमारे पास प्रोनाउन है, हमारे पास एडवर्ब है, हमारे पास एडजेक्टिव है, हमारे पास जो है वो प्रेपोजिशन है, हमारे पास पंक्चुएशन है। ये सब चीजें हमारे पास मौजूद है, ये बात आप लोगों को पता होगी। लेकिन ये बात आप लोगों को शायद ना पता हो कि हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स भी होती हैं, हमारे पास इनकी काइंड्स भी होती हैं, उसके बाद हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स भी होती हैं। ये सब चीजें होती हैं, ये हमें हेल्प आउट करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि एक सेंटेंस किस तरह से काम करता है। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसे समझने के लिए हमें यह भी समझना जरूरी है कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या है, सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स क्या है। समबडी प्लीज गाइड हिम के ये जो है ऑडियो कनेक्ट कर लें, तभी इन्हें मेरी आवाज पहुंच पाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। हम आने वाली क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट कवरिंग वुड बी कि लेट्स से आप नाउन को कवर कर रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ ये पता होगा कि नाउन क्या है, आपको ये भी पता होगा कि नाउन की काइंड्स क्या हैं, आपको ये भी पता होगा कि नाउन फ्रेज क्या है, आपको ये भी पता होगा कि जेरेंड फ्रेज क्या है, आपको ये भी पता होगा जेरेंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है। ये सब चीजें हम डिटेल में समझेंगे। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आई हैव अ टिप फॉर यू पीपल। The tip is, whenever you are trying to do something, never take it as a burden. If you are taking it as a burden, or if you are thinking this is very difficult for me, you would never be able to do that specific thing. Let's suppose we are talking about grammar. What is English grammar? English grammar अंग्रेजी या ये जो सादा सी ग्रामर है, ये क्या है? आखिरकार ये सिर्फ एक जुबान है. This is nothing else but a language. You have been speaking पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो और उर्दू for so many years, and you are speaking those languages, you are writing those languages without any sort of grammatical understanding. Well, for you people to understand the grammar of English language, why is it so important? It is important because you have to appear in some specific exams in which you have to show that you have conceptual clarity about English grammar. एक तो ये चीज। दूसरा, सही अंग्रेजी लिखने के लिए देखें, you are appearing in top notch organizations, in top notch commissions of Pakistan. आप FPSC, PPSC के थ्रू डिफरेंट एग्जाम्स में अपेयर होते हैं जो कि पाकिस्तान की टॉप नॉच कमीशंस हैं, यानी कि आपका नॉलेज भी उसी तरह से पॉलिश्ड होना चाहिए। इट डजंट रिक्वायर्ड वेरी सब स्टैंडर्ड नॉलेज। ठीक है, ये आपसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का नॉलेज जो है वो डिमांड करता है। तो पहले तो अपने दिमाग से ये बर्डन हटा दें। इफ यू हैव, देयर माइट बी सम पीपल जिन्हें इंग्लिश
में कोई मसला नहीं होगा, बट स्टिल दे आर गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस सेशन. दिस सेशन इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर दोज पीपल एज वेल. आप किसी भी तरह के वन पेपर के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप किसी भी तरह की स्क्रीनिंग के लिए अपेयर हो रहे हैं, इवन अगर आप सिंपली प्रेसी का पेपर, CSS या PMS का प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर तैयार कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा सेशन है जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देगा टोटली चीजों के बारे में. और इफ यू शो इंटरेस्ट, अगर आप इसे कीनली पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपको कभी दोबारा ग्रामर में मसला नहीं होगा. अच्छा, अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली वर्ड क्लासेस. ठीक है, आप इन्हें वर्ड क्लास कहते हैं. इसमें आपके पास क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, प्रपोजिशंस है, कंजक्शंस है, आर्टिकल्स है, इंटरजेक्शंस है. ठीक है, इन सब चीजों को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच को आप एक सेंटेंस में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए यू हैव टू चेक कि ये सेंटेंस में कहाँ मौजूद है, ये सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये कहाँ पर आ रहा है. ये सब चीजें आपको पार्ट ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती हैं, और ये सब चीजें हम आगे चलकर वन बाय वन पढ़ेंगे. लेट्स से हम नाउन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो हम वहां पे सीखेंगे कि इसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, आज हम थोड़ी जनरल सी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए नॉलेजेबल होगी. उसके बाद हम देखते हैं, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी होते हैं. क्या आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा. लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आप जितना एक्सप्लोर करते जाएं उतना ही कम है. यहां तक कि आप एक दिन ग्रामेरियन बन जाते हैं और फिर भी आपको लगता है देयर इज समथिंग मोर टू लर्न. ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर हम जो जानते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी क्लासेस से, अपने चाइल्डहुड से, दैट इज के बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में हमारे पास वी हैव द सब्जेक्ट, वी हैव द वर्ब. ठीक है, लेकिन हमारे पास बाज औकात ऑब्जेक्ट आता भी है और बाज औकात ऑब्जेक्ट नहीं भी आता. एज दिस इज अ बेसिक क्लास, तो मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊं, जिन लोगों को नहीं पता कि भाई सब्जेक्ट से क्या मुराद है, वर्ब से क्या मुराद है, बड़ी बेसिक सी चीज है. हर जुमले में एक एक्टर होता है, काम करने वाला होता है, एक परफॉर्मर होता है. ठीक है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम है वो वर्ब कहलाता है, और जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है बेसिकली एक नाउन है. यूजुअली मोस्ट ऑफन ये एक नाउन होता है. एक ऐसा नाम क्या है? इट इज बेसिकली अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है या प्रेडिकेट आ जाता है. प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बाद वाले हिस्से को कहते हैं. वर्ब या प्रेडिकेट क्या करता है? ये आम तौर पर फॉलो करता है सब्जेक्ट को. ठीक है, ये यानी कि सब्जेक्ट के बाद आता है और इसके अंदर आप किसी एक्शन को देखते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके, ये अगेन नाउन होता है मोस्ट ऑफन. ठीक है, और इस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स. ये क्या है? ये जुमले के हिस्से हैं. हमारे पास सेंटेंस में क्या क्या आता है? हमने देखा सेंटेंस में हमारे पास बेसिक आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारे पास एक जुमला है आई गो टू स्कूल. ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सेंटेंस है. इस बेसिक सेंटेंस में हमारे पास क्या आ रहा है? इस बेसिक सेंटेंस में हमारे पास आ रहा है जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपके पास एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल. तो आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है. और गो यहां पे क्या है? वर्ब है. और स्कूल यहां पे क्या है? स्कूल यहां पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है जी, क्लियर हो गया. उसके बाद हम देखते हैं, इसके सिवा भी सेंटेंस में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं. जैसे हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आते हैं, हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाती हैं. उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? एपोजिटिव्स क्या होते हैं? हमारे पास एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? क्या आपको इन सब चीजों के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको ये सीखने की जरूरत है. बिकॉज व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जो कि कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? दे विल चूज द बेस्ट अमंगस्ट यू. वो आप में से बेस्ट लोगों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें बेस्ट लोग चाहिए. तो आपको अपने अंदर वो चीज पैदा करनी है दैट शोज दैट यू आर
द बेस्ट। इलामा इकबाल ने कहा था, हिम्मत है तो आप पैदा कर फिरदौसे बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने खुद अपनी जन्नत बनानी है। अच्छा, अब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर ली, उसमें हमने 3 चीजें सीख ली। हमें पता चला, हमें पहले भी पता था सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब अगली चीज हमें पता चली, एक लफ्ज है जिसे बोलते हैं मॉडिफायर। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज के मानों को तब्दील करना, मॉडिफाई करना, उसे चेंज कर देना, ठीक है। तो मॉडिफायर बेसिकली वो अल्फाज हैं जो आपके सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, या उसे मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मॉडिफायर्स वो वर्ब हैं, वो वर्ड्स हैं जो आपके वर्ड्स में मानी का इजाफा करते हैं। हमारे पास कुछ सिंपलेस्ट मॉडिफायर्स है, उसमें हमारे पास एडजेक्टिव, उर्दू में आप इसे क्या बोलते हैं, इसमें सिफ्त, जिसमें आप किसी शख्स की खूबी बयान करते हैं, या एडवर्ब्स, ठीक है। हमारे पास सिंपलेस्ट मॉडिफायर्स क्या हैं, वो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं। अभी ये एक्सप्लेन करेगा। एडजेक्टिव्स क्या है, नाउन की खूबी बयान करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर, एलिना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नाउ ब्यूटीफुल किसकी खूबी है, अलीना की, ठीक है। जबकि एडवर्ब्स क्या करते हैं, एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और बाकी एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर, चलें जी हम आ जाते हैं यहाँ पर। हम इसे यहाँ पे समझते हैं। हम बोलते हैं जी, अलीना इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं जी, द हॉर्स रन्स फास्ट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, सॉरी एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अलीना है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये नाउन है। और इंटेलिजेंट जो है वो वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, वो सब्जेक्ट यानी कि नाउन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। द हॉर्स ये हो गया जी सब्जेक्ट, रन्स हो गया वर्ब, ठीक है जी। मैंने आपको शुरू में बोला, दिस इज नॉट इम्पेरेटिव, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट भी आए, समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। So in this sentence object is missing. When object is missing तो हमें ये देखना है कि ये जो fast का लफ्ज है ये किसके साथ associated है, ये verb के साथ associated है, ये verb को modify कर रहा है। तो ये क्या हो गया, this would be called adverb. I hope आप लोगों को clear हो गया होगा। If you have any sort of questions from this portion, please note down the question. I will give you time to ask. ठीक है जी। अभी हम देखते हैं, अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा जी, स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया एडजेक्टिव्स जो है मॉडिफाई करेंगे नाउन को। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ लीना इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यहाँ पर क्या आ गया, ये एडवर्ब आ गया, या बाकी एडवर्ब्स के मानी में इजाफा करते हैं। एडवर्ब्स वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और बाकी एडवर्ब्स के मानों में इजाफा करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे। प्रेपोजिशनल फ्रेज पे अगर हम आ जाएं तो हम देखते हैं प्रेपोजिशनल क्या है। आप सब लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, ठीक है, जो किसी भी जुमले के अंदर आपको नाउन या किसी भी चीज की जगह का पता देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की तरह प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो आपके नाउन्स और वर्ब्स में मानी ऐड करती हैं, ठीक है। इनका फर्क सिर्फ ये होता है कि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, जैसे आप लाइक, नियर, ऑफ, ठीक है।
प्रेपोजिशनल फ्रेज के दो बेसिक हिस्से होते हैं, एक इसमें प्रेपोजिशन होती है और दूसरे हिस्से में इसमें नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन का मकसद कुछ और है और प्रेपोजिशनल फ्रेज का मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है उसमें क्या फर्क है, और आप लोगों ने मुझे, जब मैं आपको ब्रेक दूंगी तो आप लोगों ने मुझे बताना है फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क है। ठीक है, मैं आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग इस पे सोचें। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या करती है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कहता है लाइक अ ब्यूटीफुल स्वैन नियर द ओशन ऑफ द बॉस। ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है। ये भी आपके सेंटेंस में नाउन या वर्ब्स को मॉडिफाई करती हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं, हमारे पास बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको समझना है। बहुत सिंपल है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल एंड मोस्ट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट इट। अच्छा जी, अ सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसे आप मेन क्लॉज भी कहते हैं, जैसे जूडी लाफ्ड। एक कंपाउंड सेंटेंस आपका एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कम से कम आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है। कोई मुझसे पूछे इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? देखें, अगर किसी जुमले को एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे जुमले की जरूरत नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती। जूडी लाफ्ड, ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जूडी हंसा, जिमी क्राइड, जिमी रोया। दोनों जुमलों को एग्जिस्ट करने के लिए किसी और जुमले के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है और दोनों जुमले कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज वो है, आप प्लीज जरा गौर करिएगा, आपको समझ आएगी। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो दूसरे जुमले के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जिमी क्राइड व्हेन जूडी लाफ्ड, ठीक है कि नहीं? व्हेन जूडी लाफ्ड, जिमी क्राइड व्हेन जूडी लाफ्ड। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करें, जिमी क्राइड जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन, सॉरी, जूडी लाफ जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जिमी क्राइड जो है यहाँ पे, क्योंकि व्हेन की शर्त आ गई है ना, जब जूडी हंसा तब जिमी रोया, तो यहाँ पर एक शर्त आ गई, यानी कि एक जुमला दूसरे के साथ एसोसिएट हो गया है, एक जुमला जो है वो दूसरे से डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आती हैं और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज आता है। Judy laughed and Jimmy cried when the clowns ran past their seats. Judy laughed, independent clause. Jimmy cried, independent clause. When the clowns ran past their seats, when आ गया, शर्त आ गई, यानी कि जब ये भागे, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन पे। अभी तक आप लोगों को समझ आ रही होगी, हम सेंटेंस में देख रहे हैं हमारे पास सेंटेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सेंटेंस के इकसाम कौन कौन सी है, हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन में। ये काइंड जो है ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में है। ठीक है, इसके सिवा भी हमारे पास बहुत ज्यादा काइंड्स होती है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने सुना होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं और हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम उन्हें आगे पढ़ेंगे भी। कोऑर्डिनेशन पे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, आपको लफ्ज से पता चल रहा है, यू कैन जज फ्रॉम दिस वर्ड। कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली अ कॉमन वे टू कनेक्ट रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इवन एंटायर क्लॉजेस। ठीक है, that is to connect them with a basic coordinating conjunction such as and or but। ये दो कंजक्शंस है, ये दो इंडिपेंडेंट जुमलों को जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव अ ब्रदर एंड आई हैव अ सिस्टर। ठीक है जी, ये दो क्या है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। लेकिन अगर मैं कहूं
आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर, तो एंड सिस्टर जो है वो समझ लें कि आपने साथ में एक नाउन का इजाफा कर दिया है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है आप उसे इंडिपेंडेंट कहें, वो डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। कोऑर्डिनेशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। आपने एडजेक्टिव समझ लिया, अपने जहन में फौरन रिवाइज करें एडजेक्टिव क्या है, फौरन से अपने माइंड को अलर्ट करें और खुद से पूछें एडजेक्टिव क्या था। एडजेक्टिव was a word that modifies the meaning of the noun. ठीक है, to show that one idea in a sentence is more important than another, we rely on subordination, treating one word group or secondary to another. देखें, मैंने आपको अभी अभी एक जुमला बोला था, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। ठीक है, आई हैव अ ब्रदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जबकि एंड सिस्टर जो है वो एक डिपेंडेंट फ्रेज है। वन कॉमन फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेशन इज द एडजेक्टिव क्लास। जब आप एडजेक्टिव क्लास लगा देते हैं तो ये एक तरह से सबॉर्डिनेट क्लास, ठीक है, या डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक जैसा है। आप बोलते हैं मेन सेंटेंस, ठीक है, या सबॉर्डिनेट सेंटेंस, या आप बोलते हैं मेन क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट, या बोलते हैं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक कॉमन फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेशन जो है वो एडजेक्टिव क्लास है। अब आपके पास एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये मॉडिफाई कर देते हैं एक नाउन को। यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव क्लॉजेज है वो किससे शुरू होती हैं, वो शुरू होती हैं प्रोनाउन से, हु, विच एंड दैट से। ठीक है जी, अब याद रखें, जब आपको या अब कैसे आपने याद रखना है, इस चीज को अपने ज़हन में बिठा ले। एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव क्लॉज क्या था। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, वो आपकी सेंटेंस में सबॉर्डिनेशन को शो करता है। और एडजेक्टिव क्लॉजेस तीन लफ्ज से शुरू होते हैं, तीन प्रोनाउन से शुरू होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। हु, विच एंड दैट, क्या हु, विच एंड दैट से एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होते हैं। तो जब कभी आपको पेपर में किसी किसी वन पेपर में बैठे हुए, let's suppose you are being asked, how would you identify that is this an adjective clause or not? If it starts with who, which and that would be the sign number one. The sign number two would be if it is showing a form of subordination, then it is adjective clause. ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं। आई वुड टेक योर क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, द लेडी हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज माय आंट। अच्छा, सिंपली लेट्स सपोज हम ये कहते हैं, आई वुड डू दिस, just look at the screen. I say the lady is my aunt. Is this sentence complete? Yes, this is absolutely complete. There is no mistake in this sentence. But why I'm adding this, the lady who lives across the street? I'm trying to modify, or I'm trying to add something into the noun the lady. The lady who lives across the street. So who lives across the street is basically an addition into the noun the lady. It is modifying. And who lives across the street, मुझे बताएं, who lives across the street की अकेले में कोई existence है? Who lives across the street की कोई existence अकेले बनती है? No, ये कोई मानी कन्वे नहीं करेगा, कोई कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करेगा। इस वजह से हम इसे इंडिपेंडेंट बुलाते हैं, सॉरी, हम इसे डिपेंडेंट बुलाते हैं। Subject of the clause is who and the verb is lives. This clause is giving us more information about the lady. ठीक है, अच्छा जी, अभी हम आगे चलते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बाद हमारे पास आगे एपोजिटिव्स। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा एपोजिटिव्स, तो चलिए जी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एपोजिटिव इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आइडेंटिफाइज और रीनेम्स अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ माय मदर अ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड सुपर लेडी। ठीक है, तो माय मदर के लिए मैंने कौन कौन से लफ्ज बोले, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एपोजिटिव एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि आइडेंटिफाई करता है या रिनेम करता है
another word को in a sentence में। ये ज्यादातर एक noun होता है, इसके बाद ज्यादातर एक noun आता है और ये ज्यादातर एक noun होता है। Appositive constructions offer concise ways of describing or defining a person, place or thing. मैंने ये जो कहना था, my father he is a fat man, he is a funny man and he has beautiful eyes, तो मैंने उसकी बजाय appositive लगा दिया, my father a funny fat man with beautiful eyes and a subversive wit is trying to decide which of his 8 children he will take with him to the country fair. समझ आ गई? आप appositive क्यों लगाते हैं? आप appositive लगाते हैं अपने सेंटेंस को कंसाइज करने के लिए, और अपने सेंटेंस को कंसाइज करने के लिए आप अपने नाम के साथ उसकी एडिशन में या उसकी रिप्लेसमेंट में जो वर्ड्स लगाना चाहते हैं, दे आर कॉल्ड एपोजिटिव्स। मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गया। अब एडवर्ब क्लास पे आ जाते हैं। डू यू रिमेम्बर कि एडवर्ब क्या था? ओके जी, ये हो गया हमारा। हम लोग बात कर रहे थे एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब याद करें, एडवर्ब क्या था? आपको बताया गया था एडवर्ब बेसिकली एक मॉडिफायर है। वो क्या करता है? अच्छा, याद रखना है कि आपने एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव क्लॉज क्या था, ठीक है? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज में फर्क था ना? इसी तरह एडवर्ब क्या था? एडवर्ब जो था वो क्या करता था? फौरन से अपने दिमाग में लाएं। एडवर्ब जो था वो किसी भी वर्ब, किसी दूसरे एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता था। लेकिन एडवर्ब क्लॉज क्या करता है? मैंने आपको फर्क बताया। क्लॉज और फ्रेज में क्या फर्क है? फ्रेज जो है वो समझ ले डिसऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स हैं जो दे डोंट कन्वे एनी मीनिंग्स। दे मे कन्वे मीनिंग बट they don't have a defined structure, while clause में एक defined structure होता है आप लोगों के पास, ठीक है? तो हमने देखना है एडवर्ब क्लॉज क्या है। एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह एक एडवर्ब क्लॉज भी डिपेंडेंट होती है। यहां से हमने सीखा एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है? और किसी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह एक एडवर्ब क्लॉज भी वही काम करता है। ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब को, लेकिन ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इवन ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। एक एडवर्ब क्लास जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है? एक एडवर्ब जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। आप लोग मुझे बताएंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। हम जब कंजक्शंस पढ़ेंगे तो फिर हम कंजक्शंस की काइंड्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है? हमने अभी यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्या है। हमने सीखा फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क है, ठीक है? हमने सीखा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा एडवर्ब क्लॉज क्या काम करता है। और एडवर्ब क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है। हमारे पास कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आप लिख लें, बेशक मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमारे पास कुछ मिसालें हैं वो कुछ है देन, रादर देन, वेदर, वेदर, एज मच एज, वेयर एज, दैट, व्हाटएवर, which, whichever, after, as soon as long as, before, by the time, now that, once, since, till, until, when, whenever। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी ना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, ठीक है? इवन दो, हु, हुएवर, हुम, तो ये सारे क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमारे पास सेंटेंस है। अब हमने देखना है एडवर्ब क्लॉज अगर सेंटेंस के स्टार्ट पे आए तो कैसा आता है, ठीक है? एडवर्ब जो है ना बेसिकली वो जब हम एडवर्ब को पढ़ेंगे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो वहां हम देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ये कहाँ कहाँ लगती हैं। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज भी कुछ उसी तरह से है। हमारे पास एडवर्ब क्लॉज या तो सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है, या सेंटेंस के मिड में आता है, या सेंटेंस के लास्ट पे आता है, ठीक है? तो हमने देखना हमारे पास जो एडवर्ब क्लॉज है जब ये सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है तो एडवर्ब क्लॉज के बाद कॉमा आता है। याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शन समझ रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ रहे हैं। सो यू शुड बी वेरी वेल, वेरी वेरी कॉग्निजेंट। आपका दिमाग टोटली प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? इट शुडंट बी लाइक दिस कि आप सिर्फ मेरी आवाज को सुन रहे हैं एंड यू आर टोटली मिसिंग द स्क्रीन। जस्ट ओपन योर फोन, check out the screen and try to understand, because if you are wasting these classes
ठीक है, यू आर वेस्टिंग एन ईयर, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। 2-4 साल के बाद आप में वैसे ही हिम्मत नहीं रहेगी, आप सब लोग अपनी 20-30s में। सो दिस इज द ब्राइट अपॉर्चुनिटी कि आप स्मार्ट वर्क करके और सिंसेरिटी के साथ और हार्ड वर्क के साथ अपनी किस्मत को चेंज कर लें। तो एडवर्ब क्लॉज जो है, जब आप इसी सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं तो एडवर्ब क्लॉज के बाद क्या आता है, कॉमा। whether you like it or not, you have to go to bed now। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब क्लॉज जब स्टार्ट पे आएगा तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। इफ यू पे योर बिल्स ऑन टाइम यू कैन हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम आगे देखते हैं, जब ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है फिर ये क्या करता है। ठीक है जी, मिडल ऑफ द सेंटेंस में आता है तो एन एडवर्ब जो है इट इज ऑफसेट बाय कॉमास। This is a unusual placement that indicates an interruption of the main thought. देखिए, my sister when she is angry will turn red in the face। My sister when she is angry, ये एक interruption of thought को show कर रहा है। Adverb clause को अगर आप दरमियान में लगाएंगे तो ये एक interruption of thought आ जाएगा। ठीक है, और आप फिर दोनों तरफ कॉमा लगाएंगे, इसके दोनों तरफ कॉमा लगाएंगे। My sister when she is angry will turn रेड इन द फेस। एलिफेंट्स आर नॉट प्रीडेटर्स। सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है लेकिन क्योंकि हमने एडवर्ब क्लॉज लगानी है, हमने मॉडिफाई करना है, एलिफेंट्स ऑल्दो दे आर लार्ज। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर हमारे पास एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज आ जाए, फिर when placed at the end of a sentence an adverb clause needs no additional punctuation। अगर तो आप एडवर्ब क्लॉज को सेंटेंस के लास्ट पे लगा रहे हैं, ओके आई विल ट्राई टू स्लो डाउन। अगर आप एडवर्ब क्लॉज को सेंटेंस के लास्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। अगर आप एडवर्ब क्लॉज को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे लगाएंगे तो एडवर्ब क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे आप। अगर आपका एडवर्ब क्लॉज मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है तो आप उसके दोनों अतराफ कॉमास लगाएंगे, बिकॉज इट विल शो इंटरप्शन ऑफ द मेन थॉट। आपका जो मेन सेंटेंस है वो इंटरप्ट हो गया है। ठीक है, एलिफेंट्स आर नॉट प्रीडेटर्स, ये सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन इस सेंटेंस में इंटरप्शन किसने की, एलिफेंट्स ऑल्दो दे आर लार्ज। एडवर्ब क्लॉज जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस पे जब आता है तो देयर इज नो नीड ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एक एडवर्ब क्लॉज जो है वो कोई एडिशनल पंक्चुएशन नहीं लेता। यू मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग अंटिल यू गेट इट राइट। अंटिल, अब हमने एडवर्ब क्लॉज के बारे में क्या क्या सीखा। स्टार्ट पे आएगा तो कैसे आएगा, दरमियान में आएगा तो कॉमास कैसे लेगा, लास्ट पे आएगा तो कोई पंक्चुएशन नहीं लेगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होगा। सबऑर्डिनेट, अब आप सोच रहे होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मैंने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है, वो आप लोग कैसे याद करेंगे। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद करने की। सिर्फ एक बात याद रखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, जबकि एंड और बट जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ माई इलनेस। बिकॉज जो है वो माई इलनेस के साथ जोड़ा है। ठीक है, या यू मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग अंटिल यू गेट इट राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आगे चलते हैं। वेल एस्पिरेंट्स, एडवर्ब क्लॉज के बारे में हमने सीख लिया। अब पार्टिसिपियल फ्रेज पे आ जाते हैं। पार्टिसिपियल फ्रेजेस दो तरह की हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद आ गया ना। बिल्कुल, पार्टिसिपियल जो है एक वर्ब फॉर्म है जिसे आप एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नाउन या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो हैं वो आईएनजी पे एंड होते हैं, जबकि पास्ट पार्टिसिपल्स जो हैं वो ईडी पे एंड होते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स या कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल्स मोस्टली ऐसे हैं जो कि
और तरह से होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अभी मैं आपको कोई मिसाल दूं तो राइट, रोट, रिटन, ठीक है, तो आपके पास जो पार्टिसिपल है, राइट का राइटिंग आ जाएगा, लेकिन जब ये सेकंड में आएगा, सेकंड फॉर्म में आएगा या पास्ट पार्टिसिपल में आएगा तो राइटेड नहीं आएगा, रोट आएगा। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या है, याद रखना, पार्टिसिपल एक वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। पार्टिसिपल एक वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, और क्या करता है एडजेक्टिव, क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास अभी एग्जांपल्स आएंगी। रिमूविंग हिज कोट, जैक रश्ड टू द रिवर। The participle phrase functions as an adjective modifying Jack. Removing जो है वो participle है, his coat जो है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। रिमूविंग बेसिकली हमारे पास क्या है, रिमूविंग हमारे पास जो है, रिमूविंग हमारे पास जो है वो, रिमूव हमारे पास वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल किया है। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। आपने बस ये आइडेंटिफाई करना है ये लफ्ज सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है। देखें, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, जैसे यहाँ पे आए सबा नोटिस, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, नोटिस क्या है, ये जी नोटिस लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नोटिस क्या है, ये नोटिस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये पार्टिसिपल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिमूविंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको बेसिकली सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लफ्ज किसका काम कर रहा है। थोड़ी सी तवज्जो, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो आपके लिए चीजों को बहुत आसान कर देगी। ठीक है जी, आई विल टेक योर क्वेश्चंस वंस आई टेक अ ब्रेक। जेरेंड और इन्फिनेटिव को हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये बिल्कुल वही होगा, लेकिन टू कीप द थिंग्स सिंपल आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास, और अगर मैं सारे नाम बता दूंगी इसके लिए तो यू पीपल वुड गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है जी, सबा नोटिस्ड हर कजन वॉकिंग अलोंग द शोर, अब शोर लाइन, ठीक है, वॉकिंग यहाँ पे क्या है, अगेन पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग कजन्स। कजन्स के बारे में, अब कजन्स के अंदर इजाफा करिए, वॉकिंग पार्टिसिपल है, अलोंग द शोर लाइन जो है वो यहाँ पे क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास अब एब्सोल्यूट फ्रेजेस आ गई हैं। एब्सोल्यूट फ्रेजेस क्या है, सब तरह के मॉडिफायर्स में एब्सोल्यूट फ्रेजेस सबसे कम इस्तेमाल होती है लेकिन सबसे यूजफुल है। एक एब्सोल्यूट फ्रेज जो है उसमें एक नाउन होता है, ठीक है, प्लस एटलीस्ट वन अनदर वर्ड, एक और लफ्ज होता है जो कि पूरे सेंटेंस की डिटेल ऐड करता है। वो डिटेल्स जो किसी की या किसी चीज की जो है वो डिटेल बयान करता है। आपने सेंटेंस में कहीं पे कोई लफ्ज लिखा है, उस सेंटेंस के लफ्ज को मजीद मॉडिफाई करने के लिए जो है वो आप एब्सोल्यूट फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आएगी, मार्शल हेल्ड ऑन टू द बॉल, his fingers squeezing it tightly, his fingers squeezing it tightly absolute phrase है, और ये किस 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 बंदे की तरफ इशारा करिए, मार्शल की तरफ। I will be back tomorrow weather permitting, अगेन एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है, किस चीज में इजाफा करिए, पहले वाले सेंटेंस में। एन एब्सोल्यूट फ्रेज जो है एक ऐसी फ्रेज है जो सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करती है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं होती किसी कंजक्शन के जरिए, आप इसे कॉमा के जरिए अलग कर देते हैं, और आप चाहे मार्शल हेल्ड ऑन टू द बॉल इसे इसे खत्म कर दें एब्सोल्यूट फ्रेज को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस के ऊपर, ठीक है, आपके सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल बी बैक टुमारो आप सिंपली लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या है, वो आपके सेंटेंस के मानों में इजाफा करती है, या सेंटेंस के अंदर किसी लफ्ज को मजीद, किसी लफ्ज या किसी लफ्ज की तरफ इशारा करके सेंटेंस को मजीद जो है मॉडिफाई कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी फ्रेज है कि अगर आप इसे हटा दें तो आपके जुमले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे, लेकिन और भी है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये आप इन्हें सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, असर्टिव कह लें, ये स्टेटमेंट्स देते हैं, बेबीज कराए,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाल करते हैं, व्हाई डू बेबीज क्राई। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो हुक्म देते हैं, हुक्मिया जुमलों को कहते हैं, सेट डाउन, प्लीज बी क्वाइट, डू नॉट मेक नॉइस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं इस्तजाबिया जुमलों को कहते हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पाई जाती है, शट अप, ठीक है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, इस तरह से, या अलास आई एम सो सैड। तो ये 4 तरह के, फिलहाल हम मजीद आगे चलकर इनकी मजीद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड के 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। अब मैंने कुछ आप लोगों के लिए एमसीक्यूज निकाले हैं, आप जरा उन्हें देख लें। मैंने आप लोगों को बता दिया सिंपल सेंटेंसेस क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है। तो आपने रिवाइज कर लेना है अपने जहन में, ठीक है, कि ये क्या है। और फिर हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड भी तो पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो। सिंस वी हैव ओनली गॉन अ माइल फ्रॉम कैंप वी डिसाइड टू रिटर्न बिफोर डार्क। तो हम लोगों ने कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, ठीक है जी। सो सिंस वी हैड ओनली गॉन अ माइल फ्रॉम कैंप वी डिसाइडेड टू रिटर्न फ्रॉम बिफोर डार्क, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास कुछ आगे पे, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंप आउट एट द लेक। क्योंकि ये जुमला जो है ये एक ही सेंटेंस है, ये जुमला जो है ये एक ही सेंटेंस है, और ये जो है अपने साथ किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को या एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लिए हुए, तो हम या अस्यूम करते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, या डेक्लरेटिव कह ले, या असर्टिव कह ले, या सिंपल कह ले। वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंप आउट एट द लेक। उसके बाद जॉन वेंट टू स्कूल टुडे बट जेम्स रिमेन्ड एट होम, ठीक है। अब हमें क्या पता चला, ये कौन सा सेंटेंस है, आप मुझे बताएंगे। जॉन वेंट टू स्कूल टुडे, ये एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट जेम्स रिमेन्ड एट होम, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो क्या पता चला, भला क्या पता चला, कि ये एक जो है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दिस समर आवर वेकेशन वुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल, ठीक है। अगेन हमारे पास सेंटेंस आ गया जो कि एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस है, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और तरह के सेंटेंसेस हैं, हम उन्हें देखते हैं। मिस रोज प्लानिंग टू टीच अ कोर्स इन बायोलॉजी नेक्स्ट समर। तो आप बताएंगे यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है। मिस रोज प्लान्स टू टीच अ कोर्स इन बायोलॉजी नेक्स्ट समर, ठीक है। उसके बाद द बेबी वॉज ऑब्वियसली गेटिंग टू हॉट देन सैम डिड व्हाट ही कुड टू कूल हर। द बेबी वॉज ऑब्वियसली गेटिंग हॉट या गेटिंग टू हॉट, सैम देयरफॉर डिड व्हाट ही कुड टू कूल हर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, शी होप्ड टू फाइंड अ न्यू जॉब one that would let her earn money during the school year, ये ऑलरेडी ठीक है। उसके बाद knocked sideways the statue looked as if it would fall, अगेन ये सेंटेंस आपके पास ठीक है। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि किस असूल के ऊपर जो है वो सेंटेंस को ऐसे किया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास है जी, टू वॉक, बाइकिंग एंड ड्राइविंग आर पैट्स फेवरेट वेज ऑफ गेटिंग अराउंड। आप एक ही तरह की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉकिंग, बाइकिंग एंड ड्राइविंग, ये आएगा आप लोगों के पास, ठीक है, और आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत मशहूर सेंटेंस करेक्शन है जो बार बार आपको सीएसएस की प्रेसी पेपर में भी पूछी जाती है, और पीएमएस में आपको वैसे ही करेक्शन नहीं आती, वहां पे आपको और तरह से जो है वो आपकी ग्रामर चेक की जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो हमारे द बुक शॉप नेक्स्ट टू द टाउन हॉल, द बुक शॉप इज पुट, या द बुक शॉप हैज द पोस्ट, या द बुक शॉप पोजीशन, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लगता है, इज लोकेटेड। ये कौन सा सेंटेंस बन गया भला, ये पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास है, while his parents allow him or not, although आएगा या despite आएगा, whether सबसे appropriate लग रहा है, whether his parents allow him or not, John intends to go to the party, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं, you must boil those vegetables before using them आएगा, before the use आएगा, या before the use आएगा,
आएगा बिफोर यूजिंग इन द स्ट्यू, दोबारा से देम लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये कुछ एमसीक्यूज थे, आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे अगर आपको चाहिए होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज पढ़े उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लास्ट पे देखें। आज चूंकि पहली क्लास थी तो मैंने आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कर दिए, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट प्रोवाइड यू एनी आंसर्स, बल्कि आपको गेस करना होगा कि किसी भी एमसीक्यूज का आंसर क्या है, और मैं आपके नाम से आपसे पूछूंगी सो दैट आई कैन चेक हु इज प्रेजेंट माइंडेड। सो जी, हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस पार्ट्स को। हमें पता चला कि ग्रामर क्या करती है। ग्रामर जो है वो सेंटेंसेस बनाने में हमारी मदद करती है, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के दो हिस्से हैं, एक तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लो और दूसरा आप बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को समझ लो, और ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज डिस्कस नहीं किया, मगर आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस भी हैं। उसमें 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो बड़े ही बेसिक हैं, वो तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद आपको अब तक मालूम ना हो, जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब है। एडजेक्टिव के बारे में हमने सीखा कि वो नाउन या प्रोनाउन के मानों में इजाफा करता है, जबकि एडवर्ब के बारे में हमें पता चला कि वो वर्ब, एडजेक्टिव्स या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में हमें पता चला कि प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकती है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारे पास बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है। हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। और हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इसको आपको गौर से समझना पड़ेगा। कोशिश करें कि जब भी आप स्लाइड्स को रिवाइज करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करें। कोऑर्डिनेशन में हमारे पास सिंपल कंजक्शंस हैं, एंड एवरीबॉडी इज वेल अवेयर ऑफ दीज 2 कंजक्शंस। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज पे आए। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में हमें ये पता चला कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये वही काम करती है जो एडजेक्टिव करता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है जो कि हु, विच और दैट है। उसके बाद एपोजिटिव के बारे में हमें पता चला कि हम किसी लफ्ज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो एपोजिटिव्स कहलाते हैं। एडवर्ब क्लॉज में हमें पता चला कि ये एडवर्ब का ही काम करती है, लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज जो है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम एडवर्ब क्लॉज को सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखेंगे तो उसके बाद एक कॉमा आएगा, अगर दरमियान में लिखेंगे तो उसके दोनों अतराफ कॉमा आएगा, अगर लास्ट पे लिखेंगे तो किसी पंक्चुएशन की जरूरत नहीं। पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में सीखा। पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है। पार्टिसिपल फ्रेज को आप लोग जेरेंड फ्रेज भी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है और हम उसे आगे चलकर सीखेंगे, ठीक है। इस चीज को मैंने इसलिए बयान किया बिकॉज देयर वर सम पीपल हु आर अगेन एंड अगेन रेफरिंग टू जेरेंड, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बता दूं, लेकिन इसे डिटेल में सीखेंगे बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। उसके बाद हम आगे चले तो हमें पता चलता है एब्सोल्यूट फ्रेजेस क्या है। एब्सोल्यूट फ्रेज का हमारे मेन जुमले से कोई हिस्सा या कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हम इसे अपने जुमले से हटा दें, अलग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे पहले जुमले के मानों में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद 4 टाइप ऑफ फंक्शनल टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि सब लोगों को अच्छे से मालूम है। सो एस्पिरेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस पार्ट्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखा। इसी पैटर्न पे आगे चलेंगे। हम लोग सेंटेंस पार्ट्स को पढ़ेंगे, हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम साथ साथ सिनोनियम, एंटोनियम्स को, पेयर ऑफ वर्ड्स को, इडियम्स को भी कवर करेंगे, बिकॉज किसी भी एस्पेक्ट से आप लोगों को पूछा जा सकता है, एंड यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आप टॉप
नॉच कमीशंस के कॉम्पिटिटिव पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चलेंगे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और ग्रामर के अंदर जो भी चीजें आती हैं, जितनी डिटेल में आती हैं उतनी ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अभी अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो यू पीपल आर अलाउड टू आस्क।